ये राह अमल, आओ हम सब साथ चले। हमारे खुसूसी जनाब नवीन कपूर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तशरीफ लाएं और स्टेज पे प्लीज तशरीफ रखें। ख़वातीन व हज़रात, हम मोहम्मद असलम ढिलोन और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से जनाब नवीन गबोल साहब का वफाकी वज़ीर को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क आमद पे खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के लिए मैं दावत देता हूँ जनाब मेहर अमानत अली साहब को कि आप इस महफिल का आगाज़ तिलावती कलाम पाक से करें। जनाब मेहर अमानत अली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी बहुत शुक्रिया। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जनाब अजीज़ पीरज़ादा साहब से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएं। प्लीज़ अजीज़ पीरज़ादा साहब। जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। तू भी वहीं पर जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना उनके लिए कुछ बात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, इश्क शहे बतहा से पहले मुफलिस खस्ता हाल था मैं। इश्क शहे बतहा से पहले मुफलिस खस्ता हाल था मैं। नाम मुहम्मद के मैं कुर्बान, अब वो मेरे हालात नहीं। जितना दिया सरकार ने मुझको, जो मुनकिर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो। जो मुनकिर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो।
जिसके दामन में उस घर की खैरात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको। शुक्रिया अजीज साहब। इस वक्त मेहमान खुसूसी के इस्तकबालिया कलमात के लिए मैं मोहम्मद असलम ढिलोन, जो कि चेयरमैन ब्रुकलिन मेला हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस्तकबालिया कलमात अदा कीजिए। मैं अपनी और पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से साबका वफाकी वज़ीर जनाब नबील गबोल अहमद साहब को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क तशरीफ लाने पर खुशामदीद कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों का शुक्रिया असलम साहब का, और आप लोग सब माशाल्लाह हॉल पूरा जो है भरा हुआ है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से भाग कर नहीं आया हूँ, और जिस तरह आजकल सियासतदान सब जो है भाग कर जो है वो कश्तियों में, और कोई अफ़गानिस्तान के रास्ते से, और कोई जो है वो किसी और रास्ते से, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई अमेरिका आके छुपा हुआ है। मैं अपनी मर्जी से आया हूँ और ये टोटली निजी दौरा है मेरा। और यहाँ आकर जो मुझे मोहब्बत मिली है, और मैं बड़ा मतलब मैं समझता हूँ कि जितनी तादाद में यहाँ पे मैंने पाकिस्तानियों को देखा है, और जो मोहब्बत आपके दिलों में पाकिस्तान के लिए देखा है, शायद ही मैं पूरी दुनिया घूमा हूँ, मैंने कहीं भी नहीं देखा जो न्यूयॉर्क में। मुझे आज 3 दिन हुए। इस 3 दिन में मैं मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा हूँ, और मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। पहले मैं जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अब मैं 27-28 साल तकरीबन मुझे हो गए हैं सियासत में। MNA रहा हूँ, MP रहा हूँ, डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, स्पीकर रहा हूँ, वफाकी वज़ीर रहा हूँ, लेकिन कोई ऑफिशियल दौरा अमेरिका का कभी मेरा ऑफिशियल दौरा नहीं हुआ है। दूसरे ममालिक में मैं जाता रहता था, लेकिन यकीन करें कि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जिस तादाद में है, और लगता नहीं है। मैं यूके से अभी आ रहा हूँ, मैं यूके में 10 दिन था। वहाँ पर मैनचेस्टर, जो कि आपको पता है कि ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत है, लेकिन वो पाकिस्तानी कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो बॉर्न ब्रिटिशर्स हैं, या जिनको उर्दू भी बात करना नहीं आती है। तो यहाँ पर तो सब उर्दू भी नहीं जानते, पंजाबी में बातें कर रहे हैं, या अपने जो अपना लैंग्वेज है उसमें बातें करते हैं। तो देख के बड़ी खुशी होती है कि आप लोगों ने अपने मुल्क का और अपने पाकिस्तान को अपने दिल में जो है उसको कायम रखा है, और उसको याद करते हैं, और आप लोग उसके लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं। मैं चूँकि कहते हैं ना कि सियासत के अंदर पहली दफ़ा ऐसा मौका आया है मेरी ज़िंदगी में ये चंद महीनों से कि मैं किसी जमात में नहीं हूँ। आई एम अ फ्री बर्ड। और लेकिन आज भी जब भी मुझसे कोई टीवी में टॉक शो में पूछता है या कोई मेरा इंटरव्यू होता है, तो मैं आज भी ये कहता हूँ कि मेरी लीडर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सियासत में लेकर आई, उन्होंने मुझे सियासत सिखाया, वो मेरी मौसन रही हैं। और पीपल्स पार्टी का जो छोड़ना, पीपल्स पार्टी कुछ से निकलने का मकसद सिर्फ मेरा ये था कि जब मैंने देखा कि ये पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की पार्टी नहीं रही है, और वहाँ पर वो लोग आ गए जिन्होंने मतलब मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जब पहले दफ़ा जब वो पाकिस्तान आई 1986 में, पहले दिन से लेकर जिस दिन आखिरी दिन तक एयरपोर्ट भी मैं पिंडी जब वो गई इस्लामाबाद, तो मैंने ही उनको छोड़ा, तो आखिरी दिन तक मैं उनके साथ था और मैं बहुत करीब था उनके। और शायद उसकी सज़ा मुझे बाद में मिली
कि उनकी शहादत के बाद। और इसी तरह मेरे जैसे और लोगों को भी जो है उसकी सज़ा मिली। लेकिन मैं चूँकि लियारी का आपको पता है कि लियारी वो इलाका है जिसमें शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब हमेशा कहती थी कि लियारी वाले जो हैं वो मेरे जो जाले हैं और मेरे लाडले हैं और जो लियारी वाले करते हैं उनको माफ़ है। और उन्हीं लियारी को वालों को और उस लियारी को जो सज़ा दी गई थी जो 2008 की हुकूमत के बाद, वो आप लोगों के सामने है कि ये वो लियारी जिसमें हम ये सोचते थे कि कभी हमारे दोस्त जो है वो कराची के किसी हिस्से में अगर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन होता था तो वो लियारी में आकर यही सोचते थे कि यहाँ पर हम सिक्योर हैं। लेकिन उसी लियारी को वो इलाका बना दिया जैसे वजीरिस्तान बन गया, और वो आप लोगों के सामने है। बहरहाल ये मेरे पास्ट की बात है। उसके बाद ज़रूर मुझे पता है आप लोग ये क्वेश्चन मुझसे ज़रूर करेंगे कि आखिर आपको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप MQ में चले गए। ये इससे पहले कि आप मुझसे सवाल करें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जरदारी साहब मुझसे नाराज़ हो गए थे इस वजह से क्योंकि मैंने लियारी की वजह से मैंने पीपल्स पार्टी की एज अ मिनिस्टर मैंने रिज़ाइन किया। 2011 में जब मैंने रिज़ाइन किया एज अ मिनिस्टर तो उस पर वो मुझसे सख्त नाराज़ हो गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो मेरे मुखालिफ लोग थे, वो मुखालिफ लोग कोई आम लोग नहीं थे, वो सारे क्रिमिनल्स थे जो गैंग वॉर के नुमाइंदे थे। उनको मेरी जगह लाकर बिठा दिया और मुझे पता था कि बाद में मेरे साथ क्या होने वाला है। तो एक इंसान जब पैनिक डिसीजन में कोई डिसीजन लेता है तो आपको पता है कि पैनिक डिसीजन हमेशा गलत होता है। तो ये बात मैं मानता हूँ कि MQ में शमूलियत मेरी गलती थी और वो एक पैनिक डिसीजन था। और वो जब मैं वहाँ पर गया तो 6 महीने के अंदर मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये गलत फैसला किया है। तो मैं वहाँ से निकलने के लिए बहुत मैंने कोशिश की और कहा जाता है कि MQ में लोग जा सकते हैं निकल नहीं सकते हैं, तो वो मैंने करके दिखाया और मैं गया और निकला भी। और उसके बाद जो है मैंने आप लोगों के सामने आज 4 महीने हो गए, 5 महीने बल्कि, कि मैं MQ से बाहर आकर और फिर जो दूसरी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी ने भी मुझसे रब्ता किया कि दोबारा आप आ जाएं। PTI इमरान खान से मेरी ज़ाती दोस्ती है, उनसे मेरी बातचीत तकरीबन फाइनल स्टेजेस पर है। वो चाहते हैं कि मैं उनकी जमात में आऊँ और कराची में ज़ाहिर है नंबर 2 जमात इस वक्त PTI है कराची में। और PTI इस वक्त पाकिस्तान में बहुत बड़ा फुकदान है, एक वैक्यूम आ गया है पाकिस्तान के अंदर के पहली दफ़ा मैंने देखा है कि लोगों को सियासतदानों पर अब ट्रस्ट नहीं रहा है। एक फुकदान आ गया है, एक वैक्यूम आ गया है कि लोग समझते हैं कि ये जितने भी पॉलिटिशियन हैं ये पाकिस्तान की बर्बादी के रीजंस जो हैं ये पॉलिटिशियन हैं। और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि पाकिस्तानी कौम जो है वो आर्मी चीफ की तरफ देख रही है, फ़ौज की तरफ देख रही है। और जिस तरीके से आप यकीन करें, मैं चूँकि खुद कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ, कराची के हालात आज से तकरीबन कोई 7 से 8 महीने पहले ऐसे हालात थे कि वहाँ पर फैमिली वाले भी बाहर निकलते थे तो उनके मतलब कराची की पॉपुलेशन आप देखेंगे 2 करोड़ की आबादी है। उस 2 करोड़ में यकीन करें कि 1.5 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो एक ना एक दफ़ा ज़रूर लुटे हुए हैं। मतलब किसी ने मोबाइल फ़ोन चोरी किया है, किसी ने जान से मारे। रोज़ाना एवरेज 15 से 20 लोग रोज़ाना मारे जाते थे टारगेट किलिंग में। आज वही कराची आप आके देखेंगे रात के 3-3 बजे होटल खुले हैं और वहाँ पर कोई खौफ नहीं है। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ साहब की ये मेहरबानी है हम कराची के अवाम के ऊपर कि उन्होंने जैसे ही आर्मी चीफ बने तो वो कराची का दौरा किया और उन्होंने जब DG ISI बने जनरल रिजवान अख्तर, तो ये DG ISI जो बने ये पहले DG रेंजर्स थे और DG रेंजर्स को पता था कि कराची का मसला क्या है। तो उन्होंने आते ही आर्मी चीफ से बैठकर मीटिंग की कि हमें ये सॉर्ट आउट करना है और आर्मी चीफ ने ये कमिटमेंट की। और मैं नवाज शरीफ साहब की भी मैं समझता हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने साथ दिया आर्मी चीफ के, जबकि उनको 2 पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से ऑपोजिशन थी इस ऑपरेशन की। एक पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कि सिंध हुकूमत में बैठी थी और एक MQM की तरफ से। जबकि MQM ने खुद
जो ये उड़ता हुआ तीर है उसको पकड़ा कि एमक्यूएम ने जब ये डिमांड की कि जी फौज के हवाले करें कराची को, और यहाँ तक कहा कि जी अल्ताफ हुसैन साहब से जो मेरी पहली सबसे जो पहला मेरा उनके साथ उनकी जो बहस हुआ वो इसी बात पे बहस हुआ कि उन्होंने जो एक जलसा किया कराची में, उन्होंने कहा कि सिंध को 2 हिस्से में तकसीम किया जाए, सिंध 1 सिंध 2, और इसी तरीके से अगर आप सिंध को 2 हिस्से में तकसीम करेंगे, अगर आप कहेंगे कि कराची को अलग कर दें, कराची को जिनापुर बना दें और पाकिस्तान से अलग करें, तो इसका मतलब क्या कि आप पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो ये चीज़ें तो एक मुहब्ब वतन पाकिस्तानी की हैसियत से हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जो है वो टुकड़ों में जो है बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो। और आप यकीन करें कि आज से 1.5-2 साल पहले तक बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो चुकी थी, और ये क्रेडिट जाता है कि आर्मी चीफ को कि उसने पाकिस्तान को टूटने से बचाया। पाकिस्तान को तोड़ने के लिए मैं आपको बताऊं कि जो भारत ने जो फंडिंग की है बलूचिस्तान के अंदर, और जो रॉ के एजेंट्स हैं, वो पहले हम जब सुनते थे कि जी रॉ पाकिस्तान के अंदर जो रॉ का एजेंट है उनके मुख्तलिफ नाम लिए जाते थे जी कि अशोक कुमार पकड़ा गया जो कि रॉ का एजेंट है, या प्रेम नाथ पकड़ा गया जो रॉ का एजेंट है। आज तो कराची के अंदर हजारों की तादाद में रॉ के एजेंट्स घूम रहे हैं, और उनको सपोर्ट कौन कर रहा है? वो एक सियासी जमात उनको सपोर्ट कर रही है, और सियासी जमात का मकसद सिर्फ ये है कि कराची को जो है आप जो है कराची को पैरालाइज किया जाए, और कराची को जो है पैरालाइज करने का मकसद है पाकिस्तान को पैरालाइज करना, क्योंकि 70% रेवेन्यू पाकिस्तान को जो मिल रही है वो कराची से मिल रही है, पोर्ट कराची में है। तो सबका फोकस, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी भी है उनका भी फोकस कराची है। क्यों नहीं अल्ताफ हुसैन के ऊपर जब 2 केसेस हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है? वो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इंटरनेशनली अल्ताफ हुसैन की ज़रूरत है कि वो समझते हैं कराची जो है वो हमारे हाथ में अगर होगा तो पाकिस्तान हमारे हाथ में होगा। लेकिन आप यकीन करें कि मुझे ये नहीं कि मैं बिल्कुल मैं एक सियासी जमहूरी शख्स हूँ, 6 दफ़ा इलेक्शन लड़ा हूँ, 5 दफ़ा जीता हूँ, 5 दफ़ा इलेक्ट हुआ हूँ MP MNA। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगे, लेकिन मैं ज़रूर ये चाहूँगा जो आवाम चाह रही है, और आवाम यही चाह रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो ज़रब-ए-अज़्म जो शुरू किया है फौज ने अगेंस्ट टेररिज्म वो कंटिन्यू रहे, और इसकी आखिरी जंग जो है वो कराची में लड़ी जाएगी। ज़रब-ए-अज़्म की जो आखिरी जंग है वो कराची में इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि जितने भी ये बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो कराची में आकर छुपे हैं। क्योंकि कराची इतना बड़ा, आपको पता है, आबादी है कि कहीं भी कराची में आप वहाँ छुपे तो आपको वहाँ से निकालना, किसी घर में अगर डिफेंस के किसी बंगले में अगर कोई आप सबसे बड़ी मिसाल दे दें कि एबटाबाद में द मोस्ट वांटेड मैन ऑफ द वर्ल्ड वो एबटाबाद में छुपा हुआ था और किसी को पता नहीं चला। तकरीबन कोई 8 साल बाद शायद पता चला कि वो वहाँ पर छुपा हुआ। इसी तरीके से कराची के अंदर इस वक्त मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट हैं वो इस वक्त कराची के अंदर बैठे हुए हैं, और उनको निकालने के लिए, उनको ख़त्म एलिमिनेट करने के लिए वहाँ पर जो हमारी एजेंसीज हैं वो बहुत मेहनत कर रही हैं। और यही वजह है कि जब ये ऑपरेशन कराची का शुरू हुआ तो रुकावटें आई। जिन लोगों ने कहा पहली दफ़ा कराची में, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने कराची वाले बैठे हैं, लेकिन आप लोग जो कराची वाले अगर होंगे, मैं इतना सिर्फ उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भी कोई वाक़या हो जाता था कराची विदिन 10 मिनट्स बंद हो जाता था। और इस दफ़ा एक वाक़या हुआ अभी कोई 1 महीना पहले जिस पर MQM ने कॉल दी कि जी कल कराची में हड़ताल होगा। एक वाक़या हुआ जिस पर DG रेंजर्स ने कहा कि कल कराची में हड़ताल नहीं होगा, और आप यकीन करें कि दूसरे दिन हड़ताल नहीं हुआ। तो ये एक सबसे बड़ा रिजल्ट है,
ये कराची ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने का रिजल्ट यही है कि आप देखें कि क्यों कराची को हम बंद करें। मैं जिस हल्के से ताल्लुक रखता हूं, लियारी में तकरीबन डेली 3, 4, 5 लोग जो है मारे जा रहे हैं। वो क्रिमिनल्स हैं। जब क्रिमिनल्स को आप मारते हैं तो अच्छी बात है। इसी तरीके से तो देखें ना, लॉ आज आप अमेरिका में बैठे हैं, आप अमेरिका में एक सिग्नल नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन आप जब पाकिस्तान जाते हैं तो आप सिग्नल तोड़ते हुए कोई डर महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि जो है हमारे मुल्क के अंदर जो रेट ऑफ लॉ है, अगर वो नहीं होगा तो हर कोई सोचेगा कि जी पाकिस्तान में यार यहाँ सब कुछ चलता है। तो हमें एक इमरान खान जो कहता है कि नया पाकिस्तान, तो वो नया पाकिस्तान इस तरीके से नहीं आएगा। नया पाकिस्तान के लिए आपको जो है सबसे पहले उस गंद को साफ करना है जो पाकिस्तान की जड़ों में बैठी हुई है, और उसको साफ करने के लिए मैं समझता हूँ कि सियासी लीडरशिप भी जरूरी है, और आर्मी तो अपना काम कर रही है, लेकिन आर्मी उस गंद को साफ करके तो चली जाएगी। जिस तरह आसिफ जरदारी साहब ने कहा, आप तो 3 साल के लिए, हम तो हमेशा के लिए हैं, लेकिन नऊज़ बिल्ला हमेशा के लिए जो सिर्फ है वो अल्लाह की जात होती है। तो अगर कोई ये कहे कि मैं हमेशा के लिए होता हूँ, तो आज वो जो कहने वाले लोग हैं, यहाँ पर पीपल्स पार्टी के भी दोस्त बैठे होंगे, वो जो कहने वाले लोग हैं कि हम हमेशा के लिए हैं, वो आज बेचारा अपने मुल्क में नहीं जा सकते, क्योंकि उनके दस्ते रास्त गिरफ्तार हो चुके हैं। तो मैं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे डर खौफ नहीं है, मैं भाग कर नहीं है। मैं 17 को वापस जा रहा हूँ कराची। तो मैं 27 साल से पॉलिटिक्स में, क्यों मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं कराची में रहते हुए, बैठे हुए कराची में, मैं एमक्यूएम को भी चैलेंज कर रहा हूं और मैं पीपी की गवर्नमेंट को भी चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे खौफ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर हाथ ये नहीं डाल सकते, क्योंकि मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने कोई करप्शन नहीं किया।